तो शुरू करते हैं आज का हमारा फिजिक्स का लेक्चर। ठीक है, एज ए सब्सटीट्यूट मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ दिनों के लेक्चर्स मेरे आएंगे। एज यूजुअल यूनिट एंड डायमेंशन तो चल रहा था। ठीक है, सर ने आपको यूनिट वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया होगा। मेरे को इंस्ट्रक्शंस मिले कि डायमेंशन से कंटिन्यू करना है। सो आज मैं डायमेंशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और डायमेंशंस में बेसिकली आपको इस चैप्टर के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस, जिसको डायमेंशन एनालिसिस एक पार्ट इसी का सेक्शन है। ठीक है, सो डायमेंशंस पढ़ने के बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। डायमेंशन एनालिसिस का मतलब जब हम डायमेंशन सीख लेंगे तो उसके एप्लीकेशंस क्या है, साथ ही साथ उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आज के लेक्चर में कवर होगा वो सब कुछ सीखेंगे। टाइम मिलता है तो बिल्कुल कवर होगा। ठीक है, फिलहाल यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट एंड डायमेंशन दो पार्ट है और एक तीसरा पार्ट आता है एरर वाला। ठीक है, तो होपफुली अगर सर आ जाते हैं तो वो पढ़ाएंगे, नहीं आएंगे तो मैं ही पढ़ाऊंगा एरर भी। बट अभी डायमेंशंस का सेक्शन मिला है तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास डायमेंशन को। ठीक है, तो यूनिट आप पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। यूनिट पढ़ा, फिर उसके बाद कुछ फिजिकल क्वांटिटीज उसके अंदर पढ़ी। अब आज शुरू होगा डायमेंशन वाला पार्ट। अब सबसे पहली चीज कि डायमेंशन को समझना जरूरी है। ये टर्म जो डायमेंशन है इसका मतलब क्या है वो जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो अगर ऐसे डायरेक्टली मैं डायमेंशन दूंगा, डेफिनेशन पढ़ा दूंगा, डायमेंशन क्या होती है, किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए कुछ पावर रेज की जाती है, उसको डायमेंशन कहते हैं, तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, और जनरली तुम लोग ऐसे ही पढ़ते हो और सभी टीचर से। ठीक, अपने आगे नहीं और अदर टीचर की बात करता हूँ। अपने संदीप सर तो बेशक अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बट एक्चुअली मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन अगर डेफिनेशन वाइज समझोगे तो बड़ा मुश्किल होगा समझना डायमेंशन। ठीक है, तो मैं तुमको सीधा एक एग्जांपल लेके चलता हूँ और वो एग्जाम्पल से तुमको डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद नोट्स वाइज डायमेंशन का मैं तुमको प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो मेरे को फोर्स गिवन है, और फोर्स जो है ये तो हमको पता है कि फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा है। फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल, आराम से सिंपल सा टर्म है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सबने पढ़ा है। ठीक है, अब सोचो, चलो मास को तो हम ऐसे ही रखने देते हैं, लेकिन ये बताओ एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। याद है जब चैप्टर की शुरुआत सर ने की होगी तो आपने पढ़ा होगा दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल जो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी पहले ही बना दी गई, और डिराइव्ड मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल का यूज करके डिराइव की गई हो। फॉर एग्जांपल आपका स्पीड, वेलोसिटी। कैसे स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि स्पीड का फार्मूला आप देखोगे तो ऊपर क्या है, डिस्टेंस, और नीचे क्या होता है, टाइम। इट मीन्स अगर ये जो स्पीड बनी होगी ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे है? क्योंकि ऊपर क्या है, डिस्टेंस है, और नीचे क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम को मिला के ही तो स्पीड बनी है। सो डिराइव्ड का सिंपल मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव की गई हो। अब जैसे डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो डिस्टेंस एक लेंथ वाइज मेजरमेंट हो सकता है। सो लेंथ हमारी क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। मैं आऊंगा उस पर, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, और डिराइव जो है वो हम जितनी भी डिफाइन करते हैं उस फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से उसको डिराइव कहते हैं। सो इस केस में स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी हो सकता है। वैसे ही यहां मैंने क्या लिखा कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी एक डिराइव क्वांटिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ पढ़ा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जरा सोच के देखो, क्या वेलोसिटी को, है ना, वेलोसिटी कह लो, स्पीड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझो, बस मैं क्या समझाना चाहता हूँ उस चीज को समझो, क्योंकि डायमेंशन हमको समझना है, डेफिनेशन वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, तो मास को तो चलो हम मास को रख देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी आगे बताऊंगा कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, आप पढ़े होगे, बट क्योंकि मैं अभी क्लास शुरू कर रहा हूँ अभी तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेना। ठीक है, ऊपर है वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, क्या लिख सकते हो? अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अगर मैं वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर अगर सही भाषा में कहें तो खैर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, बट कोई बात नहीं, मैं वेलोसिटी लिख लो या स्पीड लिख लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, सो मैं इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, और नीचे ऑलरेडी एक टाइम है, बिल्कुल। तो यही फोर्स फिर से क्या लिख दिया जाएगा, ऊपर तो मास ही है सर,
ठीक है, फिर यहाँ है हमारा डिस्टेंस। अच्छा, नीचे टाइम इनटू टाइम, क्या मैं टाइम का स्क्वायर लिख दूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख दीजिए। अब जरा सोचो, अब इसी फोर्स को मैं किसके टर्म में एक्सप्रेस किया? मैं मास के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, साथ में मैं डिस्टेंस के टर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया। और जरा सोचो, नीचे टाइम का स्क्वायर है, इट मींस अब मैं इसको अगर टाइम के पावर को ऊपर लेते जाऊं तो मैं मल्टीप्लाई में ये लिख सकता हूं, टाइम की पावर -2। हाँ लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली अब जरा इसी फोर्स है, इस फोर्स को जरा फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करो। जैसे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल है, तो मास को तो मास ही में छोड़ दो। डिस्टेंस क्या है? अरे बेसिकली डिस्टेंस एक लेंथ ही तो होती है, और फंडामेंटल क्वांटिटी में मास भी आता है, लेंथ भी आता है, टाइम भी आता है। सो डिस्टेंस को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं? एक लेंथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और टाइम क्या है? -2। अब सोचो, मास की पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर में 1 मान लूं, बिल्कुल मान लूं। लेंथ की पावर कुछ नहीं तो इसकी पावर में 1 मान लूं, बिल्कुल। तो मैंने फोर्स को मास, लेंथ और टाइम, तीन डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये फंडामेंटल है कि नहीं? बिल्कुल है। मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और मैंने देखो क्या किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर को रेज किया है। मतलब मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम की पावर -2। इट मींस फोर्स को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर दे दिया। तो क्या मैं इसको सिंपल भाषा में ये कह लूं कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को कुछ पावर रेज किया है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम डायमेंशन कहते हैं। मतलब ये जो पावर आप देख रहे हो, मास के ऊपर 1, लेंथ के ऊपर 1 और टाइम के ऊपर -2, ये 1, 1 और -2 ही आपका डायमेंशन होता है। बताओ क्लियर है? सिंपल सा डेफिनेशन यही है। अब डायमेंशन का डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये चीज मिलेगी कि डायमेंशन क्या है? वो पावर है। कौन सी पावर? जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर रेज की जाती है ताकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया जा सके। यहां वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स थी, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम का इस्तेमाल किया, और इनकी पावर को मैंने रेज किया। सो इसी को हम कहते हैं डायमेंशन। बताओ समझ आया? समझ आया कि डायमेंशन है कि नहीं? चार्ज और करंट में कैसे डायमेंशन होगा? चार्ज और करंट ऑलरेडी, चार्ज तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो ऑलरेडी एक डायमेंशन क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। सो उसमें तुम फंडामेंटल को डिफाइन कर रहे हो। अरे नहीं है भाई संदीप सर, नहीं है तो मैं क्लास ले रहा हूँ। बताओ डायमेंशन समझ आया कि नहीं? डायमेंशन का मतलब समझ आया? डायमेंशन क्या है? जल्दी से, डायमेंशन का मतलब समझ आया? चलिए, तो आइए अब वो डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्योंकि इस स्लाइड में जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। आइए नोट्स वाइज लिखते चलिए। डायमेंशन क्या है लिखिए। डायमेंशंस आर द पावर डायमेंशंस क्या होती हैं? वो पावर होती हैं टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी must be raised in order to express the given physical quantity are called, या फिर is known as लिख लो, is known as its dimension। अब जरा सोच के देखो कि ये बताने से पहले अगर मैं ये डेफिनेशन लिख देता, कभी समझ आता कि क्या है डायमेंशंस? नहीं समझ आता कभी भी। लेकिन अब ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ आएगा क्या है। डायमेंशंस वो पावर है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम रेज करते हैं ताकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सके। यहां हमने फोर्स को डिफाइन किया तीन फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर देके, जिसमें हमने मास,
लेंथ और टाइम का इस्तेमाल किया है। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको यही नहीं पता चल रहा है क्या कि सर फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल और डिराइव्ड ये क्या है, कौन सी वो फंडामेंटल क्वांटिटी है जो हमको पहले से पता होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको पहले डायमेंशन सिखा सिखा देता हूँ, लिखवा देता हूँ बेसिकली, किसका, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। सो सेकंड टॉपिक में नोट करिए, डायमेंशन पहले नोट कर लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी का। वो कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम अदर क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, जिसको डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लो, पहला होता है बहुत सिंपल मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम। ठीक है, अच्छा मास की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, लेंथ की यूनिट अरे मीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इनका डायमेंशन फार्मूला लिखते चलूं, सो देखो मास को लिखते हैं कैपिटल एम, और हमेशा ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ये डायमेंशन को लिखने का तरीका है, इसलिए मैं बोला कि डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जिसको नहीं पता है अभी या फिर जो भूल गया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, वो नोट कर लो, साथ में उसकी यूनिट और एज वेल उसका डायमेंशन दोनों लिखवा देता हूं। ठीक है, लेंथ को ऐसे कैपिटल एल बड़े से लिखते हैं। ठीक है, टाइम को ऐसे आप कैपिटल टी से लिखेंगे। ठीक, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं यहां लिखवा देता हूं। ठीक है, चौथी क्या होती है, सबको पता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी पहले टेम्परेचर लिख लो फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखेंगे। ठीक है, फिर होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, फिर होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, और फिर होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी पीछे किसी ने बोला था कि चार्ज फंडामेंटल है क्या, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल, चार्ज डिराइव क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की यूनिट, अरे भाई किसको नहीं पता है, या तो केल्विन है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मत बंद करो, सिर्फ डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना। ठीक है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला सीडी होती है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सबको पता है मोल, है ना, वो जो आप केमिस्ट्री वाला मोल है ना, बिल्कुल वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही है। ठीक है, मोल है वो, मोल। अच्छा, इनका डायमेंशन सर जी सिंपल है, या तो के लिख लो या फिर थीटा भी लिखा जाता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक, इसका सिंपल है, स्क्वायर ब्रैकेट में सी डी कैंडेला। अच्छा, इसका एम्पियर ए, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो मोल। सो मैंने सारी फंडामेंटल, यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, अब इन्हीं से आप अदर क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, जिसको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। तो मास को कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, फिर टेम्परेचर, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या किया है मैंने, वही तो लिखा है देखो, फोर्स को मैंने क्या किया, मास लेंथ और टाइम, क्या ये तीनों फंडामेंटल है, देखो मास लेंथ और टाइम, अरे भाई शुरुआत के ही तीनों फंडामेंटल है। तो मैंने क्या किया, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको पहले तो मैंने फंडामेंटल में बदला और फिर उनका पावर दे दिया, और इसी को डायमेंशन कहते हैं। पढ़ो, डायमेंशन आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। क्लियर, बताओ। क्लियर, समझ आया, ढंग से समझ आया डायमेंशन का मतलब। हम्म, हाँ, हाँ मोल ही होगा, उसका डायमेंशन भी मोल ही होता है। ठीक है, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक, चलिए भाई, अभी ठीक है, समझ आ रहा है ना, बता दो। चलो, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा अब देखो, अब सबसे बड़ी चीज क्या,
कि भाई डायमेंशन बता तो दिए, अब हम लिखना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे और इसी इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में प्रैक्टिस भी करेंगे खूब सारा डायमेंशन साथ में मेरे, आप भी करिएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो समझ आ गया। अब देखो, अब एक चीज और समझ लो, जनरल इक्वेशन डायमेंशन की क्या होती है वो समझ लो, ठीक है। जनरल इक्वेशन डायमेंशन की होती है m0, l0, t0। ये तीन जनरल इक्वेशंस के अंदर आती है। खैर है तो 7 फंडामेंटल, तो आप जहां जिसका रिक्वायरमेंट पड़े उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली मास, लेंथ और टाइम तो रहता ही है। तो मास का पावर 0, एल का पावर 0, टी का 0, ये जनरल इक्वेशन है किसी भी डायमेंशन का, ठीक है। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे, m0, l0, t0। तो अब शुरू करते हैं क्या, सभी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का हम तरीका, और साथ ही साथ खूब सारे एग्जांपल देखते चलेंगे, ठीक है। तो नोट करिए, कुछ जो आपकी कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन देखते हैं, कितना समय लगता है, आराम से करेंगे, ढंग से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं इसके। लिख लिए, डायमेंशन ऑफ मोस्ट कॉमन फिजिकल क्वांटिटी, जो आपको पता होने ही चाहिए, तभी आप फर्दर कैलकुलेशंस या फिर कभी डायमेंशन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, देखो, डायमेंशन निकालने के लिए ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है क्या, एक तो क्वांटिटी जो आपको एग्जाम में गिवन होगी, दूसरी चीज, अगर उस क्वांटिटी से मिलता जुलता अगर आपको फार्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से डायमेंशन लिख लेंगे। कैसे, देखो, सबसे बेसिक सबसे आसान सा एग्जांपल, एरिया। एरिया सबने सुना है, ठीक है, हाँ। ज्योमेट्री के अंदर हर फिगर का एरिया सब लोग निकालते हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना, सर्कल है, एरिया, सिंपल सा एरिया। अच्छा, एरिया कैपिटल से नोट कर दो। अच्छा, एरिया क्या होता है, सबको पता है सर, क्या होता है, ए का स्क्वायर। अगर मान लो कोई साइड ए गिवन है तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब वो साइड को तुम किस में एक्सप्रेस करते हो, सर जी साइड को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, लेंथ में। इट मींस जो एरिया होगा, क्या एरिया लेंथ का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। और लेंथ को डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, कैपिटल एल। सो कितना सिंपल सा टर्म है सर, एल स्क्वायर लिख दो ना, लो पहला डायमेंशन खत्म। आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, m0 और l0, नहीं l तो 2 है ना, तो m0 l की पावर 2 और t0। आपका मन आप इतने बड़े में लिखो, आपका मन आप एल स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया पहला डायमेंशन। दूसरा, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है सर, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या फिर साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब ए क्यूब। ए क्यूब मतलब लेंथ का क्यूब, सिंपल है सर। ये क्या होता है, लेंथ का क्यूब। इट मींस लेंथ को अगेन एल लिखते हैं, देखो लेंथ का डायमेंशन एल, तो एल का क्यूब। क्या बात है, इसका आपका मन करे तो आप m0 एल क्यूब t0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज, डेंसिटी, हाँ सबने सीखा है। अब देखो डेंसिटी का डायमेंशन, सबको पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम, सबने पढ़ा है। नोट डाउन करते चलो अगर आप नोट कर सकते हो तो, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, मास फंडामेंटल है, चलो भाई मास तो फंडामेंटल में है, लेकिन क्या वॉल्यूम फंडामेंटल में है, नहीं। तो ऊपर देखा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो मास को आप क्या लिख दो, मास को आप लिख दो ऊपर कैपिटल एम, क्यों, क्योंकि मास का कैपिटल एम होता है, बिल्कुल। नीचे क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं एल का क्यूब लिख सकता हूं, यानी नीचे क्या लिख दूं, एल का क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये एल जाएगा ऊपर, इट मींस मास और एल की पावर हो जाएगी -3। ले भाई, हो गया डायमेंशन, बस यही है डायमेंशन। अरे समझ तो आ रहा है ना भाई, एक बार चैट सेक्शन चेक कर लिया जाए, समझ तो आ रहा है ना, देखो सब लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। लिखते चलो, ऐसे तुम्हारा भी क्लियर, मेरा भी क्लियर, हम, तुम खुश, मैं तो वैसे ही खुश, ठीक है। समझ आ रहा है ना, बस 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 बस, बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए, खूब सारी क्वांटिटी लिखेंगे आज, ठीक है, ताकि कभी एग्जाम में आए तो आप डायरेक्टली आपको याद हो गया हो। अच्छा, वेलोसिटी, सिंपल है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, अरे डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कह लो, डिस्टेंस अपन टाइम कह लो, वेलोसिटी या स्पीड दोनों का सेम ही होता है भाई। तो मान लो लेके चलता हूं ऊपर में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, अरे डिस्टेंस को सर एल लिख सकते हैं। अच्छा, टाइम को सर टी लिख सकते हैं, इट मींस वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी की पावर -1। क्या बात है, करते चलो, आगे बढ़े। अच्छा, एक्सेलरेशन, जितने मेरे दिमाग में फार्मूले आ रहे हैं ना सब करा देता हूं मैं,
ठीक है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, अरे सर ऊपर होती है वेलोसिटी, नीचे होती है टाइम, क्या बात है। अच्छा, अभी पीछे निकाल के आए, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी की पावर -1, तो सीधा अब वेलोसिटी का आपको पता है तो आप ऊपर सीधा वेलोसिटी पुट करो एल टी -1 और नीचे पुट कर लो टाइम, क्या बात है। अभी टाइम अगेन ऊपर जाएगा, इट मींस एल टी की पावर -1, ऑलरेडी एक और टी की पावर -1 आ गया। अब कितनी सिंपल सी बात है, एल टी की पावर -2, बेसिक मैथ, बेसिक कैलकुलेशन, क्या बात है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखना भी हम सीख गए, एल टी की पावर -2। अरे कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार ये सब देख रहा है और उसको अब समझ आ रहा हो तो ये भी बता दो मेरे को। अब तो समझ आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जो पहली बार देख रहा हो और अभी समझ आया उसको कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं। ऐसे ही जितने दिमाग में आपके क्या है फॉर्मूले आए, आपको सबका डायमेंशन लिखेंगे, मैं अभी लिखूंगा। भाई मुझे बता तो दो कि मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। हम्म? देखो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं हूँ फिजिक्स का ही, लेकिन मैं मुझे दे दिया गया केमिस्ट्री, तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद सिंपल, चलो लीनियर मोमेंटम कर लो। लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, मोमेंटम का फार्मूला लीनियर मोमेंटम का सर एम बी होता है, क्या बात है। एम क्या होता है, उसमें मास होता है, बी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो मास का तो सर कैपिटल एम हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी का भी पीछे करके आए, क्या होता है, एल टी -1। तो साथ में अब देखो एम भी आ गया, यानी अब ये फाइनली एक साथ क्या लिखा जाएगा, एम एल टी की पावर -1। चाहे तो आप M1 L1 टी की पावर -1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका पावर 1 है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप चाहो तो लिखो, नहीं मन तो मत लिखो, कोई बात नहीं। मजा आ रहा है, समझ आ रहा होगा आप, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़े तो प्रेशर का कर लो। अच्छा, प्रेशर पी क्या होता है भाई, प्रेशर प्रेशर का फार्मूला सर फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये देखो, फोर्स जो मैं पीछे डिफाइन किया उसका तो मैं कराया ही नहीं। अच्छा ये बताओ, अच्छा इसी फोर्स को मैं मास इंटू लेंथ इंटू टाइम की पावर -2, तो आओ इस चीज को मैं अगेन यहां करा देता हूं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो उससे भी पहले आओ निकाल लेते हैं फोर्स का, फिर निकाल लेंगे किसका, प्रेशर का। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास को तो हम कैपिटल एम लिख सकते हैं सर। अच्छा, एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का देखो अभी ऊपर निकाला है, एल टी की पावर -2, इट मींस एल टी की पावर -2। तो मैं इसको साथ में फोर्स का क्या लिख दूं, एक साथ एम एल टी के पावर -2। और मैं तो कहूंगा आप सीधा याद कर लो फोर्स का, एम एल टी की पावर -2 सीधा तुम लोग याद कर लो, क्योंकि हर जगह यूज होगा। अब प्रेशर का निकालना हो तो प्रेशर पी में सर डायरेक्टली फोर्स जगह क्या पुट कर दें, एम एल टी की पावर -2, और नीचे आ गया एरिया, मतलब ए का स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो सोचो क्या हो जाए, ए का कह रहा हूँ सॉरी, एल का स्क्वायर। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, एरिया को क्या लिख सकता हूँ, अरे एरिया पीछे याद करो, एल का स्क्वायर। अब देखो कितनी सिंपल सी बात है, एम, ठीक है। एम, एक एल ऑलरेडी है, टी की पावर -2 ऑलरेडी है, साथ में एक और एल की पावर -2 आ गया। अब देखो, अब एक यहाँ 1 एल क्या है, +1 है, यहाँ -2 है, तो सिंपल सी बात है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, बेसिक मैथ। अरे भाई आ रहा है मजा तो लिखो, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, आ रहा है ना। तो हमने देखा अभी क्या, कि एम एल, एल की पावर -1 और टी की पावर -2, ये आपका प्रेशर का हो गया। अच्छा, प्रेशर का हो गया तो लगे हाथ वर्क डन भी कर लो भाई। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, अरे वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अरे डिस्प्लेसमेंट होता है, बट चलो मान लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या दिक्कत है तो दोनों लेंथ के टर्म भाई। तो फोर्स का डायमेंशन अभी पीछे निकाले, एम एल टी की पावर -2, तो डिस्टेंस है एल। अब सोच के देखो, क्या ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर। सेम चीज, आओ आगे बढ़े। प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है सर जी, थीटा पढ़े हो सब लोग, है ना। अच्छा ये बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो क्या इसमें एंगल की मेजरमेंट होती है,
क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? अरे याद करो, थीटा एंगल जब बनता है तो उसी को तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, फिर ना दो पॉइंट के बीच आपने आर्क काटा, तो सेंटर पे जो थीटा ऑब्टेन होता है, क्या होता है? अरे यार, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होती है। अब ये बताओ, थीटा तो एक एंगल है, तो क्या एंगल की कोई ये क्या है? एंगल की यूनिट तो है, लेकिन एंगल जो है उसको हम कहते हैं वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है। उसकी यूनिट है एंगल की, लेकिन वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। इसलिए लिख लीजिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक एंगल को मेजर करता है और एंगल एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, इट मींस जिसका डायमेंशन आया जीरो उसको डायमेंशनल लेस कहते हैं। सो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए एंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायमेंशन लेस है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं एंगुलर वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? अरे भाई, ये नहीं डायमेंशनलेस होगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा, पढ़ा है सबने। और वो क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो चलो ठीक है, थीटा तो खैर डायमेंशनलेस है, लेकिन नीचे टाइम तो है। इट मींस इसको मैं 1 अपॉन ऐसे टी लिख दूं। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या टी की पावर -1 नहीं होगा? इट मींस ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसका डायमेंशन होता है टी की पावर -1। समझ आया कैसे? कि थीटा जो डायमेंशनलेस है तो उसको 1 मान लो ऊपर, है ना जी? क्लियर है? क्लियर है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो टी की पावर -1 क्यों है? क्योंकि ऊपर है थीटा। क्या है थीटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वो थीटा डायमेंशनलेस, तो नीचे टाइम तो है, तो टाइम का इनवर्स हो जाएगा यानी टी की पावर -1, है ना? दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगला करो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे भाई डायमेंशन पढ़ रहे हो तो बोर ना हो, डायमेंशन निकालना सीखो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा, सबने पढ़ा है। अच्छा, ये क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अल्फा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अरे इ- देखो, अगर किसी को इस टाइम बोर लग रहा है ना कि क्या करा रहा है खड़ा होके, तो एक बात याद रखो, ठीक है? मैं साथ में फार्मूले भी लिखवा रहा हूँ। तो अगर कोई भ्रम में है कि क्या बोरियत करा रहा है मास्टर, तो अपना प्रीवियस ईयर उठा लो, ठीक है? और उठा के देख लो कि यही सब डायमेंशन सीधा पूछा गया है सवाल में, ठीक है? मेरा काम है कराना, मेरा काम है पढ़ाना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ और डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए, और साथ में मैं फार्मूला भी लिखवा रहा हूँ, तो तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है? तो जिनको बकवास लग रहा है वो चुपचाप से क्लास को लीव कर सकते हैं। उसमें उनमें उसकी गलती है, मेरी नहीं है कुछ, ठीक है? मेरा काम है, मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी पीछे क्या होता है? ओमेगा पर यूनिट टाइम। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? टी की पावर -1। तो ऊपर टी की पावर -1 डाल दे, अभी निकाले पीछे यार। और नीचे क्या है? टाइम। अभी ऊपर जाएगा तो क्या टी की पावर -2 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अभी देखो, अभी कितना मस्त आंसर भी आ गया था। जो समझ चुके हैं वो फटाफट आंसर भी दे रहे हैं, टी की पावर -2, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे। अगली चीज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये कई बार पूछा गया, इवन जे में भी पूछा गया था यार। ये बताइए, जे में पूछा गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अरे सबने पढ़ा तो है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमसे कैपिटल जी का पूछ लेता है। अब कैपिटल जी का फॉर्मूला तो आप बना सकते हो क्या? F इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से? आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? M1 M2। अच्छा, M1 M2 मास है, तो मैं एक वक्त के लिए दोनों का मास का स्क्वायर नहीं कर दूंगा? बिल्कुल कर दूंगा। अब देखो, जी के टर्म में क्या है? फोर्स भी है, आर का स्क्वायर भी, और नीचे एम का स्क्वायर है। तो फोर्स का तो डायमेंशन पता है, क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। अच्छा, आर, अरे आर मतलब क्या होगा? रेडियस। और रेडियस मतलब क्या होगा? अरे वो लेंथ ही तो होगा। अरे रेडियस कह लो, डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, सब लेंथ है। तो आर का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। और नीचे देखो, मास का स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर। अब क्या रह गया देखो, सबको तोड़ के मैंने डायमेंशन में लिख दिया। अब ये एम का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक एम। अब देखो, ये एल यहाँ है, एल का स्क्वायर है, तो क्या ये एल का क्यूब बन जाएगा? बिल्कुल। टी की पावर -2 ऑलरेडी है, ठीक है? और साथ ही साथ ये जो m है, क्या ये ऊपर जाएगा यानी m की पावर -2 हो जाएगा? आराम आराम से लेके चल रहा हूँ। देखो यहाँ m का पावर 1 या m का पावर -2, तो कितनी सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा?
m की पावर -1 l क्यूब और t की पावर -2। क्या बात है, कितनी आसानी से हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी निकाल दिया। क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्लियर है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, कैसे निकाला हमने? क्लियर? क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक, सेम चीज अगली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी कई बार पूछा, डायरेक्टली पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, विस्कोसिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, विस्कस फोर्स पढ़ा है सबने। क्या होता है? F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, पढ़ा है। तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होती है ईटा, ईटा मतलब ऐसे एन बनाओ और एन का बड़ा सा पीछे से डंडा खींच दो, वही ईटा होता है ना। तो अभी सोचो कि हमसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछा है, मतलब ईटा ऐसे पूछा है, ये वाली वैल्यू। अब ईटा पूछा है तो यहाँ से थोड़ा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं? ईटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सोचो। ये 4/6 पाई आर इंटू वी, बिल्कुल। अब देखो ईटा निकाल लिया, अब ईटा निकाल लिया तो यहां से फार्मूला पुट कर लो। देखो ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt की पावर -2, पढ़ा है सबने, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या है? नीचे है भैया 6 पाई आर इंटू वी। अच्छा, 6 कांस्टेंट क्वांटिटी, पाई कांस्टेंट क्वांटिटी, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं अभी, मैं भूल गया पीछे बताना, ठीक है। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, मतलब 6 और पाई एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है यहाँ, तो उनको आराम से आप उसे हटा सकते हैं वहां से। तो बचा क्या? बचा आर। और ये वी पता है, वी क्या होता है? सबको पता है यार, वी तो वेलोसिटी है। यहाँ फार्मूले में वी क्या है? वेलोसिटी होती है। नीचे आर है और फिर वी है। आर, आर होता है रेडियस, तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं? लेंथ। तो आर के लिए लिख दीजिए एल, और वी क्या है? स्मॉल वी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? एल टी की पावर -1। अब देखो कितना सिंपल हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, देखो ये एक एल से ये एक एल कट जाएगा और नीचे फिर से एल बचेगा, तो ये एक एल ऊपर जाएगा, इट मींस एम एल की पावर -1, और ये टी की पावर, ये क्या जाएगा? +1 ऊपर चले जाएगा। तो सिमिलरली टी की पावर -2 है, इसको लिख लेते हैं, आ जाओ, कंफ्यूज नहीं करेंगे आराम से। ये टी की पावर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब देखो -2 +1 मतलब ईटा का जो फॉर्मूला आया, डायमेंशनल फार्मूला, वो कितना आया? एम एल -1 टी -1। क्या बात है। तो ये आपकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आ गया। फार्मूला पता है तो डायमेंशन फार्मूला तो आराम से लिख लोगे। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, स्ट्रेस, हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, इसको सिग्मा नोट करते हैं, सबको पता है क्या? रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब सिंपल कह लो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको एफ आर लिखते हैं, मतलब रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन है तो फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन हम सीखे हैं, क्या होता है? एम एल टी की पावर -2, और एरिया अभी पीछे देखा एल का स्क्वायर। अब ये बस काटो छाटो कैलकुलेशन करो तो सिंपल सी बात है, ये एल क्या होगा? -1 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। क्या बात है सर, स्ट्रेस भी हो गया। अच्छा, स्ट्रेन, स्ट्रेस हो गया तो स्ट्रेन क्या होता है? सबको पता है, पढ़ा है सबने स्ट्रेन? अच्छा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। स्ट्रेन बेसिकली होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, पढ़े हो? डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। जब आपको डिफॉर्मेशन पढ़ाया गया होगा तब आपने पढ़ा होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में। नहीं पढ़ा है मतलब भूल गया हो। देखो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब खुद सोच के देखो, क्या स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी? क्यों? क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। तो अगर मान लीजिए चेंज इन लेंथ को भी मैं एल से रिप्रेजेंट करता हूं और नीचे भी एल से रिप्रेजेंट करता हूं, तो कट के वन ही तो आएगा। क्या बात है, इसीलिए समझ लो स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और कई बार पूछा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूज नहीं होना, इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अरे भाई यार मजा आ रहा है तो बोलो ना, मजा आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं? सिमिलरली अच्छा, टॉर्क भी कर लो। अरे भाई कितने सारा करा दिया। देखो टॉर्क क्या होता है, सबको पता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यार सब ड्रॉपर ही तो हो, पढ़ के तो आई होगे। नहीं पढ़ के आओ तो अभी फार्मूला मेरे साथ सीख लो, बाद में जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो और बढ़िया से सीखना। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब चाहे वो परपेंडिकुलर हो, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो पैरेलल हो, अरे भाई है तो डिस्टेंस, बिल्कुल। मतलब सिंपल लिख दूं तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा ये भी।
बिल्कुल होगा, टॉर्क का फार्मूला ही होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी की पावर माइनस 2, डिस्टेंस एल, तो क्या बात है, ये बन गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। लो भाई, टॉर्क का भी डायमेंशन कर लिया हमने कितनी आसानी से, बताओ हुआ कि नहीं, मजा आया, बताओ। थक गया यार मैं तुमको डायमेंशन कराते कराते, मजा आया। हम्म? खूब सारे डायमेंशन कर लिए। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ डायमेंशन और पूछता हूं, अब आप इसका आंसर देंगे सब लोग। इलेक्ट्रिक करंट का बताओ, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज का बताओ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज का बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताओ। अभी सब लोग फटाफट, लिखता हूं मैं यहां, थोड़ी मैग्नेटिक क्वांटिटी पे चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताइए, फटाफट से, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए जल्दी। रेजिस्टेंस का बताइए, जी हाँ रेजिस्टेंस भी बताइए, जल्दी से। रेजिस्टिविटी भी बताइए, इतने सारे करा दिया, ठीक है। अब थोड़ी मैग्नेटिक क्वांटिटी पे चल रहे हैं हम लोग, फटाफट से। ए इंटू टी, बहुत बढ़िया, चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, करंट टू टाइम, बहुत सही, ए टी, ठीक है। चलिए चलिए लिखते जाइए, फिर मैं करूंगा तो मिला लीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज एटी बिल्कुल है। फटाफट से सब लोग आंसर दीजिए। चलिए आइए मैं ही करा देता हूँ। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्यू, सबने पढ़ा है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सो क्यू इज इक्वल्स टू, अरे आई इंटू टी। अब आई क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका सीधा ए लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं सर, इंटू टी, तो सिंपल डायमेंशन फार्मूला ए टी हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, बहुत सही, जिन्होंने ए टी दिया बहुत बढ़िया। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज सबने पढ़ा है। अच्छा वर्क डन पीछे निकाला अभी हमने, देखो पीछे क्या था, वर्क डन निकाला सबसे शुरुआत में, देखो वर्क डन निकाला है, वर्क डन क्या होता है देखो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्या बात है, सिंपली वर्क डन पुट कर दीजिए ऊपर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अच्छा नीचे क्या है, चार्ज, चार्ज अभी पीछे पढ़ा, देखो ए टी, पढ़ा ए टी, देखो सिंपल सी बात है। अब देखो एक टी से ऊपर वाला टी, यहाँ देखो इसको ऐसे कर लो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 है, ये टी की पावर -1 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो टी की पावर -3 कर दिया जाए और साथ में ए कर दिया जाए, ये लो डायमेंशन आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका किसका ये आया है जल्दी से बताओ चैट में। हाँ मैं, तुम लेट हो, और मैंने डायमेंशन बहुत ढंग से पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, लेक्चर मिल जाएगा। ए स्क्वायर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ए स्क्वायर तो नहीं होगा, हाँ ए की पावर -1 जरूर होगा, मैं भी यहाँ थोड़ा गलती कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। ए स्क्वायर नहीं होगा, ए की पावर -1 होगा, ठीक है। करेक्ट कीजिए डायमेंशन को थोड़ा, हाँ यस यस, हाँ बाद में देख लेना यार, पूरा ढंग से डायमेंशन पढ़ा दिया, ठीक है। क्लासेस होंगी, ठीक है कल से, जो आज ही आज अभी सोच रहे थे कि संदीप सर आएंगे, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे अभी वो कुछ दिन, ठीक है। तो कल से अपने टाइम पे रहना, 9:30 बजे,
ठीक, ढंग से दबा के डायमेंशन बढ़िया से पढ़ेंगे एकदम, ऐसे पढ़ेंगे कभी भूलोगे नहीं। ठीक, क्लियर है। चलो भाई, अगला, अगला क्या था हमारे पास पोटेंशियल के बाद, किसने किया, रेजिस्टेंस। अरे भाई रेजिस्टेंस का डायमेंशन, अरे यार फॉर्मूला याद करो, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, पढ़ा है। खैर रो तो क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो अभी इस केस में मान लो सिर्फ अगर मैं रेजिस्टिविटी को एक कांस्टेंट टर्म मान के चलता हूं, ठीक है। खैर अभी अभी के लिए मान लो कांस्टेंट, क्योंकि जब रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो वापस पुट करके, अच्छा पहले रेजिस्टिविटी ही निकाल लो, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए आप ओमेगा यूज करोगे, ठीक है। सो इससे सिंपल है कि अभी रो को कांस्टेंट मान के निकालो तो एल अपॉन ए, अभी इस केस में मैं रो को कांस्टेंट मान दे रहा हूं, तो आर की डायमेंशन जल्दी से बताओ, एल अपॉन ए कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एल, नीचे हो जाएगा एरिया मतलब एल का स्क्वायर, तो ये जाएगा तुम्हारा क्या ऊपर, इट मीन्स आर, एक एल से एल कट गया, नीचे बचेगा एल यानी एल की पावर -1। सही है। अभी इस केस में जब मैंने रो को कांस्टेंट माना है तब, ठीक है। और अगर इससे नहीं निकल रहा है तो सिंपल सी बात है, पहले क्या करो, सबसे सिंपल सी चीज, v इक्वल्स टू आई आर से निकाल लो रो, ठीक है। फिर तुमको कांस्टेंट मानने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो एक काम करते हैं यहां से हटाते हैं जल्दी से, और v इक्वल्स टू आई आर से r निकाल लेते हैं। r क्या होता है भाई, v बाई आई हो जाएगा। अच्छा पोटेंशियल निकाल के रखा है, क्या निकाल के रखा है, m एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -1, ये पोटेंशियल था हमारा। नीचे क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर। अब देखो एम्पियर मतलब ये ए वाला टर्म, अब सिंपल सी चीज है, क्या ध्यान से समझो, ये ऊपर जाएगा तो अब देखो यहां से आर का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और ए की पावर -2, टी की पावर -3 की पावर -2, ये तुम्हारा आर हो गया। अब क्योंकि रेजिस्टेंस यहां से निकाल लिया तो रेजिस्टिविटी वहां से निकाल लो, क्यों, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए कर लो, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, सिंपल है। अब कितनी मजेदार बात है कि आर तो हमने पीछे निकाल लिया, कब, जब एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2 हमने पुट कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर डायरेक्टली पुट कर दिया, और इधर ए क्या होता है, इधर ए एरिया होता है मतलब एल का स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी एक एल है। अब सोच के देखो, ये एक एल से ये ऊपर वाला एक एल कट गया तो बचा ऊपर एक, इट मीन्स जो रो हो जाएगा वो हो जाएगा एम, देखो ऑलरेडी एक एल स्क्वायर था, यहाँ एक और एल बचा तो ये एल क्यूब, टी के पावर -3 ए की पावर -2, वाह बल्ले बल्ले, रेजिस्टिविटी भी हो गई और तुम्हारा रेजिस्टेंस भी हो गया, डन। ठीक, डन, ठीक है, डन हो गया। अगर रो को कांस्टेंट माने तो एल की पावर -1 होता, लेकिन हमने पहले रेजिस्टेंस अलग से निकाल लिया, तो फिर हमने रेजिस्टेंस अलग से निकाल लिया तो फिर हमने क्या रेजिस्टिविटी भी निकाल ली। अब बताओ, अच्छा कंडक्टिविटी पूछे तो, अरे सर सिंपल है, कंडक्टिविटी पूछे तो, कंडक्टेंस पूछे तो, कंडक्टेंस जिसको जी से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टेंस होता है 1/रेजिस्टेंस, तो सिंपल है सर, रेजिस्टेंस को करिए उल्टा, यानी 1/रेजिस्टेंस कितना है, बोलो मेरे साथ, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2, अब इसको कर दीजिए उल्टा, सब साइन को, एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 3 ए की पावर 2, लीजिए भाई कंडक्टेंस आ गया, मतलब एक निकालो और सब अपने आप फ्री में आ रहे हैं। अगला कंडक्टिविटी निकाल लो, अच्छा कंडक्टिविटी क्या होती है, अरे सिग्मा होती है भाई, ये 1/रेजिस्टिविटी होती है। अब क्या बात कर रहे हो सर, मारो उल्टा, सबको उल्टा मारो, रो निकाला देखो क्या हो जाएगा, एम की पावर -1 एल की पावर -3 इसका उल्टा करो, टी की पावर 3 इसका उल्टा करो, ए की पावर 2, लो खेल खत्म, ये आ गई कंडक्टिविटी। बताओ कुछ है अब तो कुछ नहीं है, बस 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 बस, कंडक्टेंस निकाल लोगे, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी निकाल लोगे। बताओ, आया मजा, आया मजा, जल्दी बताओ।
अच्छा, अगर आया मजा तो एक और बता दो। कूलम कांस्टेंट जरा बता दो मेरे को। कूलम कांस्टेंट। अरे सर ये भी आता है क्या? बिल्कुल ये भी पूछा था, जो कि आप यूज करते हो। तो कूलम का फार्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू, कूलम फोर्स का फार्मूला बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे सबने पढ़ा है। एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो अगर आप हमसे के का पूछेंगे तो हम एफ इंटू आर स्क्वायर कर देंगे। और नीचे क्योंकि Q1 Q2 है, सो दोनों तो है आखिर चार्ज न जी। तो मैं फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर और नीचे चार्ज का स्क्वायर कर दूं। अरे बिल्कुल कर दीजिए। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं? M L T की पावर -2, अभी पीछे पड़ा है। अच्छा आर क्या है? अरे सर जी डिस्टेंस है। नीचे चार्ज क्या है? तो चार्ज का स्क्वायर मतलब चार्ज का एटी, तो एटी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर कर लो। अरे भाई चार्ज का स्क्वायर मतलब एटी का स्क्वायर, एटी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब सिंपल है। अब भेजो इसको ऊपर। अब जैसे ही आप इसको ऊपर भेजोगे, ये देखो एम, इधर एल स्क्वायर इधर एल, ये हो जाएगा एल क्यूब टी की पावर -2। अब देखो ए की पावर -2 टी की पावर -2, अब सोच के देखो। अब जब सबको जो ही आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो एम एल की पावर 3 टी की पावर -2 टी की पावर -2 टी की पावर -4, बधाई हो। ए की पावर -2, लो भाई कितनी आसानी से कूलम कांस्टेंट के भी आ गया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ जल्दी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम डायमेंशन में तुमको करना सिखा दिया और करा भी दिया। बताओ। चलो भाई। ठीक। सो यहां हो गया आपका डायमेंशन समाप्त। मतलब कंप्लीट डायमेंशन समाप्त नहीं हुआ। आज जो हमने डायमेंशन सीखा वो समाप्त हो गया। एक लेवल अप हो गए हम डायमेंशन में। अब तो सर मतलब अब तो सर बस बस पूछ दे, अब बस फार्मूला याद हो, फिर उसके बाद तो निपटा देंगे एकदम आराम से। निपटा दोगे ना? अच्छा निपटा दोगे तो एक और मजेदार सवाल कर लो इसी में, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सबने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो जरा जो उसमें हीट होती है ना, वो हीट का निकाल दो तो जरा। अब उसके लिए क्या चाहिए सर? फार्मूला चाहिए। लो भाई मैं फार्मूला तुमको देता हूं। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अब वो जो जूल्स लॉ हीटिंग आती है ना, जरा वो निकाल दो। अब मैं नहीं करूंगा भाई, अब ये तुम करोगे। हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। उनका एग्जाम चल रहा है अभी, ठीक है, तो थोड़ा बिजी है। ठीक। और वो जो लैग हुआ था ना बीच में, जो आपने कहा था कि सर 5G लिमिटेड है, जब हम केमिस्ट्री कर रहे थे तो वो सर ने ही फोन किया था। तो बीच में लैग हो गया, फिर वो नेटवर्क जो है वो 5G से 4G शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए। फटाक से समय बर्बाद नहीं। बढ़िया सवाल है, करो। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जरा मुझे बताओ। आई स्क्वायर आर इंटू टी, मैंने तुमको आई का करा दिया, मैं तुमको आर का करा दिया, मैं तुमको टी है होता है टाइम, टी होता है टाइम, सिंपल है। तो फटाफट मेरे को जल्दी से हीट का बता दो, फिर अपने सेशन को करेंगे वाइंड अप। बहुत मैक्स हमने कर लिया डायमेंशन को ढंग से अच्छे से। बताओ जल्दी से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अभी ये सारे फॉर्मूले मुझे याद है, तुमको खुद